आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। AMC इंतखाबात के पेश नज़र आज हासिल किए 639 अफराद ने नॉमिनेशन फॉर्म्स, 17 अफराद ने दाखिल की अपनी उम्मीदवारी। एक ही कैंडिडेट या पार्टी को तवील मुद्दत के लिए जलसगा महफूज रखने की नहीं है इजाज़त। म्यूनसिपल इलेक्शन ऑफिसर जी श्रीकांत ने दी मुतल्लिका सभी अफसरान को हिदायत। शिवसेना और बीजेपी के कायदे इत्तेहाद के लिए कर रहे हैं मीटिंग्स पर मीटिंग्स, मगर नहीं कर पाए अब तक कोई हतमी फैसला। बढ़ने लगी ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के दिल की धड़कन। नहायत अकीदत से निकाला गया आज शहर में जुलूस गरीब नवाज। हजारों की तादाद में बंदगान तौहीद हुए जुलूस में शरीक और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से किया अपनी मोहब्बत व अकीदत का इजहार। और जालना के एक खानगी अस्पताल के दाखिली दरवाजे पर एक महलूक खातून के रिश्तेदारों ने रख दी लाश। दवाखाने पर इलाज में लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाते हुए किया जमकर एहतजाज। खबरें तफसील से। AMC इंतखाबात के पेश नज़र कायम करदा तमाम RO दफातर में आज जुमला 639 अफराद ने नॉमिनेशन फॉर्म्स हासिल किए, जबकि 17 ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने अपने उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल किए। म्यूनिसिपल इलेक्शन ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज 9 RO दफातर में जुमला 639 नॉमिनेशन फॉर्म तकसीम किए गए, जबकि 17 ख्वाहिशमंद अफराद ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स दाखिल करवाए, जिनमें 6 अफराद ने सियासी जमातों की जानिब से नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल करवाए, जबकि 11 अफराद ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अपने उम्मीदवारी फॉर्म्स दाखिल करवाए हैं। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर नंबर 1 के दफ्तर में 77, रिटर्निंग ऑफिसर नंबर 2 के दफ्तर में 95, रिटर्निंग ऑफिसर नंबर 3 के दफ्तर से 56, RO 4 के दफ्तर से 44, RO 5 के दफ्तर से 73, RO 6 के दफ्तर से 72, RO 7 के दफ्तर से 69, RO 8 के दफ्तर से 75 और RO 9 के दफ्तर से 78। इस तरह से जुमला 639 नॉमिनेशन फॉर्म तकसीम किए गए। एक ही पार्टी या उम्मीदवार को तवील मुद्दत के लिए जलसागाह महफूज रखने की हरगिज़ इजाज़त न दी जाए। ये हिदायत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर व म्यूनिसिपल इलेक्शन ऑफिसर जी श्रीकांत ने सभी मुतल्लिका अफसरान को आज बुलाई गई जायज़ा मीटिंग में दी। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर वो इलेक्शन ऑफिसर जी श्रीकांत ने वाज़ेह किया कि इंतखाबी मुहिम के दौरान किसी भी सियासी पार्टी या उम्मीदवार को शहर के एक ही मैदान, हॉल या जलसागाह को मुसलसिल 8 से 10 दिन तक महफूज रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंतखाबी अमल में तमाम सियासी जमातों और उम्मीदवारों को बराबर मौका मिलना जमहूरियत का बुनियादी उसूल है और उस पर सख्ती से अमल किया जाएगा। रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आम इंतखाबात 2025 का शेड्यूल जारी किया जा चुका है और 15 जनवरी को रायदही का अमल मुकम्मल किया जाएगा। इसी पस मंज़र में मुनक़दा मीटिंग में इंतखाबी मनसूबाबंदी, मुहिम का इंतज़ाम, अफरादी क़ुव्वत, तरबियत और ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद जैसे तमाम उमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। श्रीकांत ने मुताल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी कि सरकारी, नीम सरकारी और निजी मैदानों, हॉल्स और दीगर अवामी मकामात को किसी एक ही पार्टी के कब्जे में तवील अरसे तक न रहने दिया जाए। अगर एक ही मकाम के लिए बैक वक्त 2 या ज़्यादा पार्टियों की दरख्वास्तें मौसूल हों तो सबसे पहले दरख्वास्त देने वाली पार्टी या उम्मीदवार को तरजीह दी जाए। मीटिंग में हर इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में दस्तियाब सहूलतों का जायजा असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स के जरिए लिया गया। वोटिंग के अमल को हमवार बनाने के लिए ज़रूरी अफरादी क़ुव्वत, सामान और तकनीकी सहूलतें बरवक्त फराहम करवाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। वोटिंग स्टेशन इंचार्ज और पोलिंग स्टाफ की आइंदा तरबियती प्रोग्राम के तैयारियों का जायज़ा लेते हुए श्रीकांत ने कहा कि तरबियत मेयारी और मौसर होनी चाहिए। तरबियत के दौरान अमले को वोटिंग के फ़राइज़, क़वायद और हंगामी सूरत हाल में तरीक़ेकार की वाज़ेह मालूमात दी जाए।
इलाकाई अफसरान की तकर्री के हवाले से उन्होंने कहा कि हर 10 से 15 पोलिंग स्टेशंस पर एक फील्ड ऑफिसर मुकर्रर किया जाएगा। जहां अमला नाकाफ़ी होगा वहां फौरी तौर पर इजाफी अफरादी क़ुव्वत फराहम की जाएगी ताकि इंतखाबी काम में कोई रुकावट न आने पाए। चूँकि शहर में पहली मरतबा वार्ड सिस्टम के तहत म्यूनसिपल इंतखाबात हो रहे हैं, इसलिए उम्मीदवारों और वोटरों में वोटिंग के तरीक़े कार से मुताल्लिक़ बेदारी नहायत ज़रूरी है। इसी मकसद के तहत हर रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में एक डेमो EVM मशीन रखने की हिदायत भी दी गई ताकि उम्मीदवार और शहरी अमली तरीक़ा समझ सकें। म्यूनसिपल इंतखाबात के सिलसिले में जिन अफसरान और मुलाजमीन को इंतखाबी फ़राइज़ के अहकाम जारी किए गए हैं लेकिन वो अब तक ड्यूटी पर हाजिर नहीं हुए, ऐसे तमाम अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज करने के वाज़ेह अहकामात कमिश्नर व इलेक्शन ऑफिसर जी श्रीकांत ने दिए हैं। ज़ाब्ता अखलाक सेल के काम का जायज़ा लेते हुए ये बात सामने आई कि कई अफसरान और मुलाजमीन खुसूसन SST टीम के लिए मुकर्रर अमला अभी तक ड्यूटी पर हाजिर नहीं हुआ है। श्रीकांत ने दो टोक अल्फाज में कहा कि इंतखाबी काम में किसी भी किस्म की टाल मटोल, गफलत या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो अफसर या मुलाजिम अहकामात के बावजूद हाजिर नहीं होते उनके खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की जाए। उन्होंने तमाम अफसरान और मुलाजमीन से अपील की कि इंतखाबी अमल को शफाफ, बेखौफ और पुरअमन अंदाज में मुकम्मल करने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी संजीदगी से निभाएं। शिवसेना उद्धव ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर लेने के बाद मुझ पर जो कुछ भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत और बेबुनियाद हैं। ये बयान साबिक़ मेयर अब्दुल रशीद खान उर्फ मामू ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। वाज़ेह है कि शिवसेना उद्धव ग्रुप में शमूलियत के बाद साबिक़ मेयर रशीद मामू पर सियासी इल्ज़ामात की बौछार शुरू हो गई थी। हुक्मरान जमात और अपोजिशन की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया था कि औरंगाबाद में फसादात कराने वाले शख्स को UBT ने पार्टी में शामिल किया है। न सिर्फ अपोजिशन बल्कि पार्टी के सीनियर लीडर चंद्रकांत खैरे ने भी रशीद मामू खान की पार्टी में शमूलियत पर नाराज़गी जाहिर की थी। इन तमाम इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए आज रशीद मामू खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और अपनी पोजीशन वाज़ेह की। उन्होंने कहा कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाने वालों को चाहिए कि वो सबूत के साथ इल्ज़ामात साबित करें। बिला सबूत इल्ज़ाम तराशी सियासत का हिस्सा हो सकती है, सच नहीं। मैं साबिक़ MP चंद्रकांत खैरे की गलतफहमी दूर कर दूंगा। रशीद खान मामू ने वाज़ेह किया कि उनके खिलाफ लगाए गए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और वो हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो BJP को तो तकलीफ हुई है, फायदा नहीं होता तो क्यों बोलते थे। आज महाराष्ट्र में, मुंबई में हर जगह बोल रहे हैं। अब आज यहाँ पर जो तो देवली जितने भी मुस्लिम लोग हैं उन्होंने खुद जो तो लोगों को बोले कैंडिडेट जो मांगने गए, आपने मामू की बेइज्जती, मामू को संभालो। आएंगी, मैंने अभी याद ही नहीं देखा उन्होंने किस किस को टिकट दी है, तो मैं ऐसा एडवर्स कैसा बोल दूं। अच्छा, मैं भी बैठा तो पार्टी की तरफ से कहा बैठा, मैं मेरे पे जो इल्जाम थे बैठा, नहीं तो मैं मशाल का डाल के बैठता था। मैं किसको, उनको लग रहा, उनको मेरी वजह से मेरे को जब उनको फायदा हो रहा तो फिर मेरे नाम पे जरूरत ही नहीं ना। जब मेरे नाम पे उन्होंने इलेक्शन लड़ रहे तो मतलब फायदा कराना चाह रहे, लेकिन होने वाला नहीं है। अच्छा, आज तक ये मुझे बताइए किसी औरंगाबाद के या मराठवाड़ा किसी हिंदू आदमी ने मेरे खिलाफ बयान दिया क्या? सब जानते मुझे। हाँ, अगर वो देते की मामूला काढून टाका, मामू असे झाले, तुम्ही ओळखतो या पार्टीमध्ये कोणाला सांगितलं काढायला म्हणून? कोण? अजून काय नाही. अरे मी तर 2 दिवस राहिलेला आहे, 8 दिवस अगोदर मी आलेला आहे. अरे आता बघू आम्ही काय. अरे आणि खरे साहेब कधी येणार नाही, मी बोलणार कसा नाही, ते तर येणार. एक बात सांगा, तुम्ही शपथ खाऊन जावा तुमच्या भावामध्ये बायकोमध्ये झगडा नाही झाला, सांगा तर मी उत्तर देतो. अरे होता आता लहान भावामध्ये बायकोमध्ये आणि चढून जातात ते. नहीं, उबाटा मामू घोषणा करो बोले तो क्या जरूरत है। मामू जब तक ये नहीं आता शादी नहीं होती। ये तो गनीमत इनको मामू मिला है, तो बगैर मामू के लावारिसा फिर रहे, इनको किराए के मामू ढूंढते फिर रहे। इनको किराए का मामू होना, यहाँ तो तैयार मामू मिला है उनको। जब तक ये मामू नहीं आया शादी नहीं होती। मामू एक लग बड़ा अच्छा है, मामू वाला प्यारा है, बिल्कुल लग रहा था। क्योंकि क्या है, मेरा क्या बोलना है, बद हुए तो क्या हुआ, नाम ना हुआ, बदनाम ना हुए तो क्या हुआ, नाम तो ना हुआ। ये तो दुनिया की चीज है कैसा, क्योंकि एक खास बात ही होती। हाँ, एक बात है, अगर मैं धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जाता तो एक बात, मैं धर्म छोड़ के नहीं गया हूं। मैं पॉलिटिक्स के अंदर तो जब तक ये नहीं होगा। अब जैसा कि कल एक साहब मिले थे, रो रहे, मतलब क्यों, क्या हुआ? अरे बोले ऐसा। अरे मैंने बोला भाई अपन अच्छे बुरे है बोल के पार्टी में जा रहे, देखो क्या बोले मंदिर में आए, मस्जिद में जाकर। भाई एक बात सुनो, अगर मैं चले जाऊं, कल आपको लोग बोलेंगे कि भाई मामू ने गद्दारी कर दिया,
तो मैं मेरा तो अब आखिरी टाइम है ना एजेड की उम्र में, ऐसा तो अभी इसको छोड़ना पकड़ना अच्छा नहीं मालूम होता, तो वो चीज एक अलग है। अब उन्होंने खुद सोची कि मामू काम वाला है कि नहीं है, जब उन्होंने आज तक के नहीं बोले इतनी मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ सेना का और उस सेना के एक वर्कर का कि जिन्होंने मेरे फेवर में बात करे। आज तक किसी ने खिलाफ नहीं बोला। अगर वो खिलाफ बोलते हम मामू को पार्टी दिखा रहे तो सबकी बेइज्जती। और क्या होता था, देखो तुम्हारे मुसलमान को निकाल दिए, देखो तुम्हारा, उन्होंने डबल चाव चढ़, बीजेपी जो चाव चढ़ी ना कि एक निकाल दिए तो बदनामी करना और नहीं देती, ये उनका चाल है। तो अपने को चाल समझना चाहिए ना, और सबको समझते ना। नहीं काय को होंगे भाई, कोई उसको भाई एक बात सुनो, जो भी पॉलिटिक्स में आता है बड़े लोग रहती है, फालतू चीजों पे चर्चा ही नहीं करते, इसको इजी लेते हैं। नहीं मी त्याला प्रूफ दिलेला आहे, नहीं कॉपी नहीं देता। ये देखो साहब, ये सीपी ऑफिस ले लो, ये मेरे को प्रवेश करे, ये जो मोबाइलों में आया है मेरे खिलाफ, ये मैंने सीपी साहब के पास कंप्लेंट कराऊं, अब आप ले सकते हो। नहीं नहीं जान दीजिए, तो मैंने कंप्लेंट दे दिया हूं, अगर चेक करो बोल के। अब जरा मैं ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, इसको खत्म करना ज्यादा हो जा रही कंप्लेंट में दे दिया, बता दिया आपको। खाली मैंने जो बाइट के ऊपर आ रहा ना मेरी बदनामी, भाई वही बोल रहा हूं मैं, जो मेरी बदनामी कर रहे हैं बाइट पे, उनकी मैंने वो बाइट निकाल करके साइबर क्राइम को भी दिया हूं और उनको दिया हूं कि साहब इस पे लो, और वो जब आ जाएगा तो मैं जवाब दूं। नहीं तो फिर मेरे मन में क्या फर्क रहा है, मैं खाली नकल दे दिया कॉपी। अभी मैं कॉपी का सवाल ये बता दिया मैंने ना, बात खत्म हो गई ना। अच्छा एक बात बोलूं मैं आपको, आप जो मोबाइल चला रहे हो तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से चला रहे कि इलीगल चला रहे? बस मेरे को गवर्नमेंट का रूल अगर आ गया, क्या बोल रहा है तो बोलेंगे, दिख रहा है सरकारी तो करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, आप लोग सब कह रहे थे कि मामू को बिट दीजिए, मैं भी नहीं कह रहा था। मैं पहले तो मैं शुरू करता हूँ मराठा आंदोलन से। मैं मराठा आंदोलन का कार्य करता हूँ, जिसमें कि गोविंद भाई सराफ, रमन भाई, अरुचंद कापड़िया, नावेंद्र साहब, आनंद भालेराव साहब, ये तमाम नरेंद्र शर्मा, बसैया बंधु, ये तमाम लोग थे उसमें, और काफी लोग थे, देशमुख साहब, ये और जूनियर लोगों के अंदर मैं, गोपीनाथ मुंडे, महाजन साहब, डॉक्टर कांगो, अरुचंद कापड़े की बेटी, और उसके अलावा लोमटे, मनोहर टकसाल, पहले में चंद्रगुप्त चौधरी, असदुल्ला साहब, हबीबुल्ला साहब, ये तमाम लोग थे। हम मराठवाड़ा आंदोलन के लोग थे जो मराठवाड़ा में काम करते थे। वहां से काम करते हुए हम अपना शुरुआत की है। उसके बाद मैं गणेश महासंघ में था, जिसमें दादा गनोरकर, मनमोहन अग्रवाल, खटोड़ जी, ये तमाम थे। उसके बाद मैं, मानिक गंगवाल, शिवनाथ राठी, ओम प्रकाश वर्काम गणेश महासंघ में आए थे, जो आज तक मैं हूँ। इसी वजह से 1 साल पहले गणेश महासंघ में मेरा इस्तेकबाल किया गया कि मामू 50 साल से काम कर रहे हैं। ये हकीकत में बताने की चीज थी। दूसरी बात यह है कि मैं हिंदुस्तान का मानने वाला हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, कोई बाहर का नहीं हूं मैं। लेकिन एक बड़ी खुशी की बात है कि आज इलेक्शन बीजेपी मेरे नाम पे लड़ रही है, रशीद बाबू के नाम पे इलेक्शन हो रहा है। बॉम्बे में खान होना क्या, महाराष्ट्र में खान पैदा कर दिया उन्होंने। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज मैं महाराष्ट्र का लीडर बन गया हूँ। वो लोग मेरे नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, रशीद मामू के नाम। तो एक बड़ा अच्छी बात लगी कि मामू के नाम पे लड़ रहे हैं। इससे पहले मैं इलेक्शन में खड़ा था, किसी को ये याद नहीं आया मामू क्या है। 86 के अंदर दंगे की बात करते, 86 के दंगे में कुलकर्णी साहब की बीवी को जब बहू उनकी बैठ गई थी, आग लग गई थी, तो मैंने उनको बचाया। साहू जी साहब सर्राफे में है, उनके घर को आग लगी थी, वो मैंने बचाया। चांदीवाल साहब के पिताजी को घर को ले जाके छोड़ा। पहलवान इसके राजा बाजार के, उनको घर छोड़ा। ये सबूत है पूरे लोगों को मौजूद। लेकिन मेरे नाम पे कहना कि मैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोला, कब बोला, सबूत कहाँ है? कोई बगैर सबूत के बात करते अच्छा नहीं लगता। मैंने संभाजी महाराज की मुखालिफत नहीं कहा। मैंने कहा भाई औरंगाबाद नाम इसलिए होना कि औरंगाबाद के मायने फारसी लफ्ज है। औरंग बोले तो तख्त और जेब बोले तो बैठने वाला, तो ऐसा औरंगाबाद के मायने है तख्त आबाद करके मैं कहा। मुखालिफत मैंने किसी की नहीं किया। दूसरी बात, वंदे मातरम से तो मैं जब महापौर बना तो मैं उस टाइम पर बॉडी जब शुरू होती मैं कहता था वंदे मातरम से शुरू करो, कभी मुखालिफत नहीं करे, वॉकआउट नहीं करे, फिर ये झूठी बदनामी क्यों करना। साथ ही साथ मैं एक बताता हूं आपको कि 2011 में गवर्नमेंट ने कबीर पुरस्कार के लिए मुझे नॉमिनेट किया था, जो 2 अक्टूबर को मिला जाता है। उसके लिए मेरा नाम यहाँ से भेजा गया था, तो उसको भेजा थे कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। अगर मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड रहता तो कभी नहीं भेजते। पासपोर्ट के लिए मेरा कैरेक्टर मिला, आज कोई गुनाह करके नहीं है। अब ये लोग जो बात कर रहे थे उसका साबित करो मुझे कि मैं गुनहगार हूं।
बगैर बोले कि आप तुम ऐसा कुछ भी इल्जाम लगा देना मेरे पे, मैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोला, कैसा बोलूंगा मैं? अब बोला तो साबित करो ना, मेरे कब बोला क्या है? हाँ, मेरे यूनियन के केसेस थे, मैं यूनियन चलाता था, एक तो पुलिस की जीप पे चढ़ के भाषण कर रहा था, पुलिस के मेरे थे। पॉलिटिकल केसेस हुए मुझे, मैं ये नहीं कहता पॉलिटिकल केसेस नहीं, लेकिन पॉलिटिकल केसेस में इसमें फर्क है। जातिवाद का कोई चीज नहीं है। आज भी शहर में ये लोगों ने जो कहे हिंदू मुस्लिम दलित समाज मेरे साथ है, वो लोग भी अच्छा नहीं लगा उनको। आज मैं इतने अकेला फिर रहा हूं, मैंने कभी किसी ने नहीं बोला कि आपके पेपर में न्यूज आ रही, लेकिन मेरे नाम से न्यूज करके अपनी पब्लिसिटी कमाना ये अच्छी बात नहीं है। मेरे नाम से बीजेपी वाले भी मेरे नाम से न्यूज कर कमा रहे कि भाई रशीद मामून ऐसा करा, रशीद मामून, तो तुम मेरे नाम से इलेक्शन लड़ रहे। मेरे को बड़ा ये है कि बड़ा अच्छा लगा कि आज मेरे को इतना बड़ा लीडर बना दिया आपने कि हर टीवी के ऊपर मेरा, लेकिन बुराई से क्यों? और मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, सीनियर सिटीजन का तो आप ख्याल रखो। और जब ये बात कर रहे हैं, जो लोग बात कर रहे हैं, ये 40 साल 45 साल की बात कर रहे हैं, जब इनकी उम्र क्या थी? ये जो लीडर बता रहे इनकी उम्र क्या थी वो तो पूछो। जब मैं महापौर बना तो आपके बाल ठाकरे साहब से जाके मिले, उन्होंने मुझे बिठाए, 1.5 घंटा हमारी बातचीत हुई, 1.5 घंटा हमारी बातचीत हुई। बातचीत के बाद जो तो उन्होंने कहा कि सागला महापौर भेटला कोई त्रास द्यायचे नहीं, मेरे किसी ने नहीं सताए, पूरा मेरा चला। जब कोई चीज को नजर नहीं आया, मैं हर इलेक्शन में खड़ा, कब नहीं। 50 साल में गणेश महासंघ में मेरा सत्कार हुआ, जब किसी ने बोला तुम जातिवाद है। फिर आज क्यों? 15 साल पहले 15 में मेरे खिलाफ बीजेपी का आदमी खड़ा था, जब नहीं बोले। कोई भी चीज जब क्यों नहीं करे, आज ही करने की क्या जरूरत है? मैं पार्टी में गया बोल के तो मुझे लगता कि वो हिंदुत्व पार्टी है मैं जिसमें गया हुआ हूं, और ये जो तो सियासी हिंदुत्ववाद है, यानी दो हिंदुत्व हो गया आजकल, सियासी अलग और धार्मिक अलग। मैं जिस पार्टी में धार्मिक है, इसका मतलब ये, क्योंकि मैं मानता हूं कि राम जी के कारनामे में राम जी ने अपनी सौतीली माँ का सुने, अपने बाप की इज्जत किए, अपनी बीवी की इज्जत किए, बच्चों की किए। मुझे उद्धव ठाकरे वही लग रहे कि बाप की भी इज्जत, बीवी की भी इज्जत, माँ, वो कुछ छड़े छाट तो नहीं है। जब आप में अगर है सलीका तो आप तो बतलाइए ना कोई चीज ऐसी, खाली बोल देना चाहिए। और जब ये था गोपीनाथ मुंडे मुझसे क्यों मिले फिर कि भाई मामू जातिवाद है बोल रहा था, आज तक अभी कोई चीजों में नहीं आई। आज आप पेपर वाले भी जानते हैं। आइंदा एमसी इंतखाबात के पेश नज़र हम ख्याल जमातों ने मिलकर एक नया महाज तश्कील दिया है। ये ऐलान साबिक एमएलए हर्षवर्धन जाधव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन 2025 के पेश नज़र हर तरफ इत्तेहाद और महाज आरई की सियासत तेज हो चुकी है। इत्तेहादी जमातों के कारकुनान और उम्मीदवार तजब्जुब का शिकार नजर आ रहे हैं। ऐसे में शहर के हम ख्याल पार्टियों और तंजीमों ने एक साथ आकर भारतीय समाज आघाड़ी की तश्कील दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि ये आघाड़ी शहर और वोटरों को एक नया और मुतबादिल सियासी ऑप्शन फराहम करेगी। आघाड़ी ने म्यूनिसिपल इंतखाबात में तकरीबन 50% नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ने और शहर की हमाजहत तरक्की के लिए काम करने का मुत्तफ़िका ऐलान किया। भारतीय समाज आघाड़ी की तश्कील के बाद औरंगाबाद की सियासत में एक नए महाज के उभरने के वाज़ेह आसार नजर आ रहे हैं। जी काही तोडफोडचा सामना करावा लागला विनाकारण, त्यांना आम्ही पहिल्यांदा रोख रक्कम नुकसान भरपाई देणार आहोत। दुसरा, शहराला इथून पुढे बेकायदेशीरित्या तुटू देणार नाही। तिसरा महत्वाचा मुद्दा, शहराला नागरी सुविधा मिळेपर्यंत शहराकडून कर जमा करणार नाही। चौथा मुद्दा, शहरामध्ये जी एनिमी प्रॉपर्टी म्हणून म्हटलं गेलेलं आहे तिला आम्ही नावावर करून देण्याच्या संदर्भातली भूमिका घेणार आहोत। पाचवा मुद्दा, शहरामध्ये सिडको हडकोची जे प्रॉपर्टीज आहेत ज्या भाडेतत्वावरती गेल्यामुळे नावावरती होत नाहीत, त्या सगळ्या प्रॉपर्टीज कायदेशीर कायद्यानुसार नावावर करून देण्याच्या संदर्भातली आमची भूमिका आहे। आणि पुढचा जो मुद्दा आहे आमचा की जी काही नागरी सुविधा पुरवायच्या आहेत, आपण बघतोय की महाराष्ट्र शासन केंद्र शासन जवळपास दिवाळखोर उतरले, त्यांच्याकडे बिलकुल पैसे नाही। त्या आमदारांना सुद्धा आमदार फंड देऊ शकला, साक्षात पालकमंत्र्यांना आणि अतुल सावेंना सुद्धा या शहरामध्ये केणेकरचे नवीन आमदार झालेत, हेच जाऊ द्या, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे सुद्धा आमदार म्हणून आमदार फंड आलेला नाही। ही सरकारची आजची शोकांतिका आहे। म्हणून त्या महानगरपालिकेच्या ज्या जमिनी भाडेतत्वावरती दिल्या जाऊ शकतात अशा सगळ्या मोकळ्या जमिनी व्यवस्थितरित्या सुप्रीम कोर्टामध्ये जे शासनाने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने एक शपथपत्र दाखल केलेलं आहे त्या अनुषंगाने आम्ही भाडेतत्वावरती देऊ आणि या महानगरपालिकेच्या प्रत्येक घरामध्ये आम्ही व्यवस्थित पाणी पुरवठा, ड्रेनेज सिस्टीम व्यवस्थित, वाहतूक व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन, या सगळ्या ज्या नागरी सुविधेपासून हे शहर अनेक वर्षांपासून वंचित राहिलेलं आहे, या नागरी सुविधा अशा पद्धतीच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतातून आम्ही पुरवू।
लोकांची आघाडी, ज्यांनी बुलडोजर कारवाई थांबविली, ज्यांनी शहराला सुरक्षित केलं, ज्यांनी सामाजिक सलोखा राखला, ज्यांनी दंगलींचे अजेंडे या ठिकाणी राबवले ते रोखण्याचं काम केलं, त्या सगळ्यांची ही भारतीय समाज आघाडी आहे. आणि या भारतीय समाज आघाडीमध्ये सन्मान आहे, लढणाऱ्याला स्थान आहे. इतर ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं तर लढणाऱ्याला बायोडाटा बनावा लागतो आणि मुलाखत घेणारे काय कॅपेबिलिटीचे, म्हणजे तुमच्याकडं कार्यकर्ता बघण्याची दृष्टी पण नाहीये. आणि मग ही जी प्रक्रिया आहे ही तर भयानक आहे. म्हणजे आम्ही भीक मागायचं, कार्यकर्त्यांनी भीक मागायचं, ही पद्धत चालणार नाही. भारतीय समाज आघाडी ही कार्यकर्त्यांना संधी देणारी आघाडी आहे आणि त्यामुळे येणाऱ्या महानगरपालिकेत तुम्हाला धक्कादायक सगळं चित्र दिसेल. सत्ता ही भारतीय समाज आघाडीची येईल आणि उद्यापासून मी आवाहन करतोय की प्रस्थापितांच्या नादी लागू नका. ते तुमचा पैसा लुटतील, तुमचा वेळ घालतील. भारतीय समाज आघाडी सगळ्यांचं स्वागत करते. एवढी आमच्यात क्षमता आहे की यांचा पैसा लोकांना फाडून फेकायला लावू आणि शहरासाठी या ठिकाणी भारतीय समाज आघाडीची सत्ता आहे. मैं सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूँ कि हम आज जो प्रस्तापित जो सत्ता में बैठे हुए पक्ष है, जो जनता को मुद्दे के ऊपर काम नहीं कर सकते, जनता को जो है तो उनके मसलों के ऊपर सलूशन नहीं दे सकते, वो जातिवाद और धर्म के नाम पर जो है तो नया नया मुद्दे लेकर आएंगे। उनके पास दूसरा कुछ भी नहीं है। इन सब से हटकर हमको आज शहर के बारे में सोचना है, जनता के बारे में सोचना है, जनता का जो असल मुद्दे हैं, उनके जो मसाइल है उसके सलूशन के बारे में सोचना है। यही सोच के साथ में हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम जनता को एक बेहतर विकल्प देंगे, एक मजबूती के साथ में ये आघाड़ी हम लोग जो तो काम करेंगे। जालना शहर में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के दरमियान इत्तेहाद का मामला अब भी फंसा हुआ है। तीनों ही सियासी जमातों के मकामी कायदीन इसे हल करने के लिए मीटिंगों पर मीटिंगें ले रहे हैं, जिसके सबब ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों में बेचैनी और नाराजगी बढ़ने लगी है। गुज़िश्ता रात जालना के एक होटल में मुनक़दा मीटिंग के बाद साबिक़ मरकज़ी वज़ीर राव साहब पाटिल दानवे, एमएलए अर्जुन खोतकर और एमएलए बबन राव लोनीकर ने मीडिया से बातचीत की। इसी सिलसिले में आज एक बार फिर शाम 4 बजे मीटिंग मुनक़िद की गई। ये इत्तला साबिक़ मरकज़ी वज़ीर राव साहब दानवे ने मीडिया को दी। दूसरी जानिब रियासती वज़ीर बाबा साहब पाटिल ने बताया कि यूती के हतमी फैसले में मज़ीद 2 दिन का वक्त लग सकता है। जालना में यूती पर सियासी सरगर्मियां तेज़ होती जा रही हैं। अब सबकी नज़रें आइंदा मीटिंग और होने वाले फैसले पर टिकी हुई है। सगळेजण इथे येण्याचं कारण आहे की आम्हाला इथे महायुती करायची आहे। आमची महायुतीच्या संदर्भामध्ये सकारात्मक चर्चा झालेली आहे आणि निश्चितपणे आम्हाला राज्यामध्ये या जिल्ह्यामध्ये तुरमध्ये देखील आम्हाला माहिती करायची। कसं आहे, महायुती करायचं म्हणल्यावर शिवसेना आहे, बीजेपी आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे, सगळ्याला एकत्र येणं, विषय मांडणं एकाच बैठकीमध्ये होत नाही ना निकाल सगळ्या, तर वेळ लागते। आज 2 दिवसात होऊन जाईल आमची युती। आणि प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आमचे मित्र पक्ष आणि आम्ही एकत्र बसून युती करण्याचा प्रयत्न करतोय। त्याच पद्धतीप्रमाणे जालन्यामध्ये सुद्धा गेले 2 दिवसापासून आमचे मित्र पक्ष आणि आम्ही बैठका करतो। असे सर्व आमचे मित्र पक्ष एकत्र बसलो। बैठकीमध्ये एकमेकाचे प्रस्ताव एकमेकाला आम्ही शेअर केले। कोणी कोणत्या जागा मागितल्या त्याच्यावर आम्ही आज आमच्या पक्षाचे सगळे नेते एकत्र बसून चर्चा करणार आहे, ते त्यांच्या पक्षाचे नेते एकत्र बसून चर्चा करणार आहे। आणि आज 4 वाजता आमची पुन्हा एकदा युतीच्या संदर्भामधली बैठक आहे। आमच्या बैठकीमध्ये जी चर्चा झाली ती समाधानकारक चर्चा झाली। या शहराच्या विकासासाठी आपण सगळ्यांनी एकत्र यावं, या शहराच्या जनतेची भावना आहे आणि ती भावना डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही एकत्र बसण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। आणि मला असं वाटतं की अंतिम टप्प्यात युतीची बोलणी आमची सुरू आहे। जालना शहर हे विकासाला मतदान देणारं शहर आहे। कोणी कितीही काही जरी केलं आणि काही बोललं तर त्याकडे दुर्लक्ष करून शेवटी जो कोणी पक्ष विकास करेल त्याच्या पाठीमागं मतदान करणारं हे शहर आहे। त्यामुळं आम्ही आज पुन्हा एकत्र बसून या विषयावर चर्चा करू। आमची संयुक्त बैठक आज अत्यंत चांगल्या वातावरणामध्ये पार पडली। दानवे साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे प्रस्ताव एकमेकाला दिले आणि 100% शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी, रिपाई अशा प्रकारची युती होण्याची 100% खात्री आहे। एएमसी इंतखाबात के लिए नशिस्तों के बंटवारे को लेकर शिवसेना और बीजेपी के दरमियान
अब तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है, जिसे हल करने के लिए यहाँ के मकामी कायदीन भी मीटिंगों पर मीटिंगें करते दिखाई दे रहे हैं। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के पेश नज़र शहर में सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। रियासती वजीर संजय शिरसाट के बंगले पर गुज़िश्ता रात 12 बजे नशिस्तों की तकसीम से मुतालिक एक अहम मीटिंग मुनक़िद हुई। इस मीटिंग में इस बात पर तफसीली और फैसला कुन गुफ्तगू की गई कि शिवसेना शिंदे ग्रुप और बीजेपी महायुति के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। नशिस्तों की तकसीम का फार्मूला क्या होगा, किस वार्ड में कौन सी पार्टी और कौन सा उम्मीदवार मैदान में उतारा जाएगा। ज़राए के मुताबिक इन तमाम नुकात पर संजीदा और हतमी सतह की बातचीत हुई है। इस अहम मीटिंग में रियासती वजीर चंद्रशेखर बावनकुळे, संजय शिरसाट, अतुल सावे, MLC संजय केनिकर और राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़ भी मौजूद थे। रात देर गए तक जारी रहने वाली इस मीटिंग के बाद औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए महायुति की नशिस्तों की तकसीम का खाका वाज़ेह होने के इशारे मिल रहे हैं। अब सवाल ये है कि महायुति की नशिस्तों की तकसीम पर हतमी मोहर कब लगेगी और उम्मीदवारों के नाम कब सामने आएंगे। इन सवालात पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। गुज़िश्ता रात की मीटिंग के बाद आज फिर से महायुति से मुतालिक अहम गुफ्तगू के लिए बीजेपी लीडर डॉक्टर भागवत कराड़ की रिहाइशगाह पर तकरीबन 5 घंटे तक तवील मीटिंग मुनक़िद हुई। ताहम इतनी तवील बहस के बावजूद इत्तेहाद के हवाले से कोई हतमी फैसला या ऐलान सामने नहीं आ सका। इस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी समेत महायुति की दीगर जमातों के सरकर्दा रहनुमा शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक नशिस्तों की तकसीम, उम्मीदवारों की तादाद और इंतखाबी मुहिम की हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए रहनुमाओं ने मोहतात रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि गुफ्तगू मुस्बत रही है, लेकिन हतमी फैसले के लिए मज़ीद मीटिंग्स की ज़रूरत है। इसीलिए औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में महायुति की शक्ल सूरत क्या होगी, इस पर अब भी तजस्सुस बरकरार है। अगली मीटिंग के बाद ही इस बारे में वाज़ेह तस्वीर सामने आने का इम्कान है। सियासी हलकों में नजरें अब आइंदा होने वाली मीटिंग और उसके बाद आने वाले फैसले पर टिकी हुई हैं। MIM की जानिब से टिकटों की तकसीम को लेकर ख्वाहिशमंद अफराद और उनके हामियों में सख्त नाराज़गी पाई जा रही है, जिसके सबब गुज़िश्ता शाम ब्लॉक नंबर 12 से नामजद उम्मीदवार मोहम्मद असरार की रैली में खूब हंगामा देखने को मिला। वाज़ेह है कि MIM की जानिब से अपने उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी की गई, जिसमें शहर के 4 ब्लॉक के उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। पार्टी के रियासती सदर और साबिक़ MP इम्तियाज़ जलील ने ये फहरिस्त जारी की, जिसके बाद मुताल्लिक़ा ब्लॉक्स के उम्मीदवारों ने अपने हामियों के साथ जश्न के जुलूस निकाले। लेकिन ब्लॉक नंबर 12 से हाजी इसहाक़ खान का टिकट काटकर MIM के यूथ लीडर असरार अहमद को टिकट दिए जाने पर हाजी इसहाक़ के हामियों ने पार्टी पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए। उन लोगों ने टिकट की तकसीम में जानिबदारी और नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम लगाया। वाज़ेह रहे कि उम्मीदवार नामजद किए जाने के बाद मोहम्मद असरार ने अपने हामियों के साथ एक रैली निकालकर जश्न मनाया। इसी दौरान मुखालिफ ग्रुप के कारकुनान व हामियों ने टिकट तकसीम में जानिबदारी और पार्टी के वफादार कारकुनान के साथ नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम लगाते हुए मोहम्मद असरार और जुलूस में शामिल दीगर कारकुनान पर हमला कर दिया। किराड़पुरा में फैज़ कॉम्प्लेक्स राम मंदिर के रूबरू मारपीट का ये वाक़या पेश आया, जिसके बाद मोहम्मद असरार की रैली मुंतशिर हो गई। मुखालिफ ग्रुप के लोगों ने उम्मीदवार की नामजदगी पर असर नौ गौर करने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर संगीन नतायज भुगतने का इंतबाह भी दिया। MIM के नामजद उम्मीदवार के जुलूस में तनाज़ा और मारपीट की खबर मिलते ही जिनसी पुलिस स्टेशन का अमला जाए वारदात पर पहुंच गया और पुलिस की मुदाखलत की वजह से हालात काबू में आए। ताहम काफी देर तक इस इलाके में तनाव का माहौल बरकरार रहा और कारकुनान समेत आम शहरियान खौफ व तशवीश में मुब्तला रहे। इंतखाबात से ऐन क़बल पार्टी में बाहमी इख्तिलाफ और इंतशार से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत के सामने इस बगावत से निमटने का चैलेंज खड़ा हो गया है। बाद अज़ां उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी होने के बाद पैदाशुदा हालात पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए MIM के रियासती सदर व साबिक़ रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज़ जलील ने कहा कि किसी भी शख्स को उम्मीदवारी या टिकट देने का फ़ैसला पार्टी की आला सतही क़यादत और मजलिस आमिला करती है। उन्होंने वजाहत दी कि टिकट देने के मामले में मेरी सिर्फ राय ली जाती है और
बकिया सारे फैसले पार्टी हाईकमान करता है। मैं तो पहले सैयद इम्तियाज जलील साहब से जो है तो ये वजह पूछना चाहूंगा कि जो टिकट काटा गया किस आधार पे काटा गया। अगर हई साहब का 10 साल के अंदर अगर वर्क नहीं रहता था तो हम खुद ना करते थे। आज किराड़पुरे की गली के अंदर सुबह 7 से लेके रात में 12 बजे तक और 2 बजे तक जो है तो हई साहब का वर्क है। एक दीवाने के जैसा किराड़पुरे के अंदर काम करते हो। और इम्तियाज जलील साहब ने जो उनका टिकट काटे, शायद ही इम्तियाज जलील साहब को ये नहीं मालूम होगा उनके आमदार के इलेक्शन के अंदर और खासदार के इलेक्शन के अंदर जो भी किराड़पुरे से उनको 10 से 12, 12 से 8 हजार जो भी वोट गिरे हैं, लीड मिली है, वो सिर्फ और सिर्फ भाई साहब की मेहनत की वजह से। मुझे बताइए, जो कैंडिडेट को तुमने टिकट दिए उसको किराड़पुरे की गली मालूम है क्या? किराड़पुरे का कोई बच्चा पहचानता है, कोई बुजुर्ग पहचानता है क्या, कोई नौजवान पहचानता है? उसका वर्क बताइएगा। सुबह 7 बजे आके क्या कचरे वालों के साथ में काम करता है? भाई साहब सुबह 7 से लेके रात में 2 बजे तक एक्टिव है। रात में अगर पानी आता है और डीपी अगर फूटती है तो भाई साहब डीपी के अंदर, डीपी का काम करने के लिए वहां पर डीपी के पास पानी के अंदर खड़े रहते। इम्तियाज जलील साहब, आप इसका जवाब किराड़पुरे के लोगों को, जनता को दीजिए। किराड़पुरा नहीं, रोशन गेट से लेके आजाद चौक तक अगर एमआईएम को अगर किसी ने जिंदा रखा है तो वो है इसाक हाजी साहब, दूसरा कोई नहीं है। अभी तक का तुम बताओ, तुम्हारे नगर सेवक जितने भी है, आपने आमदार का इलेक्शन पूर्व मतदार संघ से लड़े, आपके तरफ से मेहनत किसने किया सिवाय हाजी साहब के? आजाद चौक से लेकर रोशन गेट तक एक वाहिद शख्स ऐसे थे हाजी साहब, जिसने आपके लिए मेहनत की और आप ही ने उनका टिकट कट कर दिए। आपको किराड़पुरे की जनता को इसका जवाब देना पड़ेगा, या तो टिकट चेंज करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला हम असद साहब का भी बायकॉट कर देंगे और इम्तियाज जलील का भी बायकॉट कर देंगे और इंशाअल्लाह ताला लीड से जिता के लेके आएंगे। चारों वार से परवा के रहने दो, कोई मुश्किल नहीं। उसकी औकात बताएं। और जो है जिसको टिकट दिया है उसकी औकात ये क्या है, यहाँ की उसकी औकात यही दिखाएंगे जो कैंडिडेट को टिकट दिए। मेरी रिक्वेस्ट है इम्तियाज जलील साहब से का ग्रीन पट्टे के अंदर अगर इसा साहब को टिकट नहीं मिला तो ग्रीन पट्टे के अंदर ही मैं भूल जाना मांगता तुमसे, क्योंकि हमने बहुत रिसर्च करे। अभी आपको मैं रिसर्च करता हूँ, 8 बजे का 9 बजे टाइम देता हूँ। अभी भी आपके पास चांस है, अजीत साहब को टिकट दे दीजिए। बहुत मेहनत करे उन्होंने और हम लोग ने बहुत, जितने बच्चे जो दिख रहे हैं आपको पीछे आगे सब, ये बच्चे लोग ने बहुत मेहनत करे उनके लिए। और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ आपसे, कुछ भी करिए उनको टिकट दे दिए। जिसको दिया फिर हमको आता है उसको गिराना, कैसा गिराने का है तो फिर वो भी गिरेंगे और जो 4 उसके अपोजिट है वो भी गिरेंगे। लेकिन जो भी है वो पार्टी का यूनानिमसली डिसीजन रहेगा, ये मेरा अकेले का डिसीजन नहीं रहता है। जो भी कैंडिडेट डिक्लेयर होते हैं वो पहले उसकी लिस्ट असद साहब के पास जाती है, असद साहब उसको रिव्यू करते हैं, उसके ऊपर कई सवाल वो पूछते हैं, फिर उसके बाद जो है वो डिक्लेयर। सर अगर वो लोग इनकार करते हैं घर पे चले जाएंगे, तो पार्टी पे रखेंगे, बाहर कर देंगे? घर पे चले जाएंगे। ये फ़ैसला मेरा नहीं है, ये मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का फ़ैसला है कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट एमएलए और एमपी के इलेक्शन का टिकट मांगते हैं। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये कॉरपोरेशन के इलेक्शन में लड़े, 5 साल लोगों की खिदमत करे, कॉरपोरेशन के अंदर जाके लोगों के मसले मसाइल जो है वो आप वहाँ पे अगर हल करेंगे तो 5 साल के बाद आपका ये दावा रहेगा कि अब मैं एमएलए का टिकट मांगूंगा, एमपी का टिकट मांगूंगा करके उसमें। तो अब जो इलेक्शन लड़ाने वाले थे कि साहब मेरे पास से है तो 50 सीटें लड़ने का है करके, तो हमने उनको एक कंडीशन डाल दी है कि आप ख़ुद को, आपको पहले लड़ना पड़ेगा वहाँ पे। हमारी ख्वाहिश है कि ऐसे जो नेता है हमारे पार्टी के बड़े बड़े, वो नेतृत्व करे उस महानगर पालिका के अंदर उसमें। अब मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि साहब हमारी दिक्कत है कि हम नहीं लड़ सकते हैं, बच्चों का कुछ मसला है, कोई दूसरे इश्यूज़ है, हम हमारे बेटे को लड़ा रहे हैं। किसी ने कहा हम हमारी वालदा को लड़ा रहे हैं। आपके घर का कोई एक सदस्य लड़ना चाहिए है? ये हमारा अब ये रहा है और हर जगह के ऊपर से ये। अगर वो हारते हैं तो फिर, अगर वो लड़ते हैं और अगर हार का सामना करना पड़ देखिए, बात ये नहीं है ना उसके, हमको पूरा यकीन है कि जो हमारे बड़े बड़े नेता जो है जो बड़े बड़े इलेक्शंस के बारे में बात करते हैं, कम से कम अपने मोहल्ले को तो मजबूत करिएगा। जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आपका दफ्तर है, वहाँ पे अपना इलेक्शन लड़िएगा करके उसमें। तो एक अच्छी चीज़ हमने शुरुआत की है कि महानगर पालिका में अगर हमारे 10-20 कॉरपोरेटर्स जा रहे हैं तो उसका नेतृत्व कौन करेगा? उसका नेतृत्व उस एरिया का जो जिम्मेदार था, जो इतने सालों से मजलिस को वहाँ पे लेके चल रहा था, वो उसका नेतृत्व करेगा। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज़। हिंदुल वली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के
उर्स की मुनासिबत से हर साल की तरह इस साल भी सुन्नी यूथ विंग की जानिब से शहर में जुलूस गरीब नवाज निकाला गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में बंदगान तौहीद ने शिरकत की और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार किया। यूथ सुन्नी विंग की जानिब से निकाले गए जुलूस गरीब नवाज में एडवोकेट महबूबुल आरिफीन, नायब सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ आरिफ नूरी, एडवोकेट शेख महफिल फैज़ान गौस आज़म, साजिश शहबाज, खादिम भिकन शाह वली, सैयद मुजाहिद, शोएब, सुन्नी यूथ विंग के सदर शेख मसूद अहमद, नाथखा मजहर रज़ा खादरी और दीगर शहरियान कसीर तादाद में शरीक थे। जुलूस के आगाज़ पर नाथखा मजहर रज़ा खादरी ने पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात शरीफ का नजराना पेश किया। उसके बाद ये जुलूस शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों से गश्त करता हुआ इमाम अहमद रज़ा रोड पहुँचा और उसका इख्तिताम अमल में आया। बाद अज़ां दरगाह हज़रत सैयद शाह भीकन रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में अक़ीदतमंदों के लिए ताम का इंतज़ाम किया गया। युवा सेना की जानिब से गुज़िश्ता शाम एक मशाल रैली यूथ लीडर आदित्य ठाकरे की मौजूदगी में निकाली गई। औरंगाबाद शहर में शिवसेना उद्योग ग्रुप की युवा सेना की जानिब से एक अजीमुश्शान मशाल रैली का एहतमाम किया गया था। युवा सेना के सरबराह आदित्य ठाकरे की क़यादत में ये मशाल यात्रा क्रांति चौक से गुलमंडी तक निकाली गई, जहां इस रैली का इख्तिताम हुआ। हाथों में मशाल उठाए और फलक शिगाफ नारों के साथ हज़ारों शिव सैनिक इस रैली में शामिल हुए। इस मौके पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर एक बार फिर भगवा परचम लहराने का अज़्म जाहिर किया गया। रैली के दौरान शिवसेना के नारे, भगवा झंडे और जोश खरोश से भरपूर माहौल के बाद पूरा इलाका शिवमय हो गया था। युवा सेना के सरबराह आदित्य ठाकरे ने मौजूद शिव सैनिकों से खिताब करते हुए आने वाले वक्त में तंजीम को मजीद मजबूत करने की अपील की। मशाल रैली के जरिए युवा सेना ने औरंगाबाद में अपनी ताकत और इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर ज़राअत पंजाब राव देशमुख की जयंती आज शहर में जोश खरोश से मनाई गई। इसी ज़िमन में एक तकरीब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर में भी मुनक़िद की गई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस में कल्चरल ऑफिसर शंभू विश्वासु के हाथों डॉक्टर पंजाब राव देशमुख की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आम्मा के रविंद्र खरात, करण साड़वे, अजीत बुले, इंज़मामुल हक, सफाई मुलाजमीन और मुख्तलिफ शोबों के अफसरान मुलाजमीन मौजूद थे। वाशी के ज़िला परिषद सेंट्रल प्राइमरी स्कूल में आनंद बाज़ार मुनक़िद किया गया, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मुख्तलिफ अशिया की स्टॉल्स लगाकर खूब कारोबार किया। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर सुधाकर कोल्हे, विद्या टेकाले, हेडमिस्ट्रेस सावता मौलवो ने, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदर हंसराज कावड़े, नायब सदर विकास क्षीरसागर समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ अफराद मौजूद थे। इस मौके पर स्कूली तलबा ने मुख्तलिफ अक़साम के स्टॉल्स लगाए थे। इन स्टॉल्स के ज़रिए तलबा को खुद कमाई करने, कारोबार के गुर सिखाने और उन्हें खुद कफील बनने का अमली तजुर्बा देना था। इन नन्हे तलबा ने चंद रुपयों की अशिया फ़रोख्त की और खूब लुत्फ़ उठाया। वालिदैन ने भी बाज़ार का दौरा किया, बच्चों की हौसला अफजाई की और ख़रीदारी करके उनकी मेहनत की सताइश की। ये बात सोमनाथ घोलप ने बताई। इस प्रोग्राम की निज़ामत ज्ञानेश्वर जांगेवाड़ ने की, जबकि शुक्रिया अदा करने की जिम्मेदारी सावता महामुनी ने निभाई। एनसीपी अजीत पवार ग्रुप से ब्लॉक नंबर 4 के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार शेख वासिफ इनामदार पर जुमेरात की रात एक नामालूम शख्स ने शराब के नशे में हमला कर दिया, जिसकी शिकायत बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है। नाजरीन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों में टिकट के लिए रस्साकशी और खींचतान शुरू हो चुकी है, जिसके सबब पार्टी ओहदेदारों व कारकुनान में बाहमी रंजिशें बढ़ती जा रही हैं और मुख्तलिफ पार्टियों के ओहदेदारान व कारकुनान एक दूसरे पर हमलावर होने लगे हैं। इसी तरह का एक वाक़या शहर के खुतुबपुरा इलाके में पेश आया,
जिसमें ब्लॉक नंबर 4 से एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार शेख वासिफ शेख यासीन इनामदार पर एक नामालूम शख्स ने हमला कर दिया, जिसमें शेख वासिफ इनामदार शदीद तौर पर जख्मी हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में शरीक करवाया गया। वासिफ इनामदार ने नुमाइंदे को बताया कि वो अपने मकान के सामने खड़े थे। इसी दौरान नशे में धुत एक नौजवान ने उन पर हमला कर दिया। इस मामले में शिकायत गुजार की शिकायत पर बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। मैं प्रभाग नंबर 4 से इच्छुक उम्मीदवार शेख वासिफ एनसीपी पार्टी शहर उपाध्यक्ष। मेरे पे आज जानलेवा हमला हुआ। मैं जब लोगों से मुलाकात कर रहा था, एक बंगारी आया, उसने तो ना रॉड भी लाया था साथ में, वो मार के तो ना फरार हो गया। उसको गाड़ी भी चलाने नहीं आ रही थी, वो भागते हुए गया, मेरे पे हमला हुआ। अब इसकी चौकसी करने की ज़रूरत है और ये मेरे पे तो ना पूरे टाके लगे हैं सिर पे, पूरा सर फूट गया है मेरा बहुत खून बहा है। और मैं पार्टी में तो शहर उपाध्यक्ष हूँ, शेख वासिफ इनामदार, प्रभाग नंबर 4 से इच्छुक उम्मीदवार एनसीपी पार्टी। जालना शहर के संत गजानन अस्पताल के सामने उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब एक मरीजा की मौत के बाद उसके रिश्तेदारों ने उसकी लाश दवाखाने के दरवाजे के सामने लाकर रख दी और इलाज में लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हुए जमकर एहतजाज किया। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक ताल्लुका जालना के काकड़ा गांव की रहने वाली निशा ज्ञानेश्वर चौहान को गुर्दे से मुताल्लिक बीमारी के ऑपरेशन के लिए 26 दिसंबर को जालना के संत गजानन अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। ऑपरेशन के दौरान मरीजा की हालत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद संत गजानन अस्पताल के डॉक्टरों ने मरीजा को इलाज के लिए औरंगाबाद के एक निजी अस्पताल में रिफर किया। ताहम 27 दिसंबर की सुबह इलाज के दौरान बदकिस्मती से खातून मरीजा की मौत हो गई। मरीजा की मौत के बाद गुस्से में आए महलूक के रिश्तेदारों ने लाश को एम्बुलेंस के जरिए औरंगाबाद से जालना लाकर सीधा संत गजानन अस्पताल के गेट के सामने रखकर एहतजाज शुरू कर दिया। तकरीबन 2 घंटे तक लाश अस्पताल के गेट पर ही रखी रही। इस दौरान बड़ी तादाद में महलूक के उर्सा और रिश्तेदार और दीगर शहरी अस्पताल में जमा हो गए और शदीद गम गुस्से का इजहार किया। महलूक निशा चौहान के पसमानदगान में 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल हैं। घर की माशी हालत इंतहाई कमज़ोर होने के बाद गाँव वालों ने भी इस वाक़े पर गहरे दुख और हमदर्दी का इजहार किया है। वाक़े के बाद अस्पताल इंतज़ामिया के किरदार पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि इंतज़ामिया और महकमा सेहत इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। सेंट्रल बस स्टैंड पर चोरी की वारदातों में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। इसके बावजूद मुताल्लिका इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। नाज़रीन, हमारा शहर स्मार्ट सिटी शहरों की फहरिस्त में शामिल है, मगर शहर में चोरी की वारदातें मुसलसिल बढ़ती जा रही हैं। सेंट्रल बस स्टैंड डिपो में ख़ास तौर पर चोरी के वाक़यात में इजाफा देखने में आ रहा है। त्योहारों के दिनों में चोरों के ग्रोह ज़्यादा सरगर्म हो जाते हैं। भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए चोरी की वारदातें अंजाम दी जा रही हैं। दिवाली के दौरान भी शहर में चोरी के कई वाक़यात सामने आए थे। इसी तरह क्रिसमस के दिन सेंट्रल बस स्टैंड पर एक खातून के पर्स से नकद रकम और सोने का हार चोरी होने का वाक़या पेश आया, लेकिन इन वारदातों को रोकने में इंतज़ामिया नाकाम नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से शहरियान में सख्त नाराज़गी पाई जा रही है। इसके अलावा सेंट्रल बस स्टैंड पर दलालों की तादाद में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। मुसाफिरों को वरगला कर ले जाने के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। कानूनी तौर पर दलालों को बस स्टैंड में दाखिले की इजाज़त नहीं है, इसके बावजूद वो खुलेआम क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाते हुए मुसाफिरों को बहला फुसला कर ले जाते हैं। सवाल ये है कि बढ़ती हुई चोरियों और दलालों की सरगर्मियों पर इंतज़ामिया कब काबू पाएगा। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एएमसी इंतखाबात के पेश नज़र आज हासिल किए 639 अफराद ने नॉमिनेशन फॉर्म्स, 17 अफराद ने दाखिल की अपनी उम्मीदवारी। एक ही कैंडिडेट या पार्टी को तवील मुद्दत के लिए जलसा महफूज रखने की नहीं है इजाज़त। म्युनिसिपल इलेक्शन ऑफिसर जी श्रीकांत ने दी मुतल्लिका सभी अफसरान को हिदायत। शिवसेना और बीजेपी के कायदे इत्तेहाद के लिए कर रहे हैं मीटिंग्स पर मीटिंग्स, मगर नहीं कर पाए अब तक कोई हतमी फैसला। बढ़ने लगी ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के दिल की धड़कन।
नहायत अकीदत से निकाला गया आज शहर में जुलूस गरीब नवाज। हजारों की तादाद में बंदगान तौहीद हुए जुलूस में शरीक और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से किया अपनी मोहब्बत व अकीदत का इजहार। और जालना के एक खानगी अस्पताल के दाखिली दरवाजे पर एक महलूक खातून के रिश्तेदारों ने रख दी लाश। दवाखाने पर इलाज में लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाते हुए किया जमकर एहतजाज। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।